आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 1 2025 824 सी जे लेकर आए हैं। इसमें हम आपको खंड आ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर अपनी चीजें बहुत सारी देख सकते हैं। सारे चैप्टर जो 13 के 13 दिए हैं उनके बहुविकल्पी मैंने आपको प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहां देख सकते हैं बाद में। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम इस सेट के 20 बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न जो है, जब आप आंसर खोलेंगे तो उसमें पहला प्रश्न मिलेगा आपके लिए कि किसी बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है और बिंब से कैसा है? बड़ा पाया गया है। तो बिंब की स्थिति कहां होगी? बिंब मतलब जो है वस्तु कहां रखी हुई होगी, ये पूछ रहा है। कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे यानी दूर, या वक्रता दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच यानी फोकस यानी कि एफ के बीच में कहां रखी हुई है ये मुख्य फोकस एफ के बीच में, ये पूछ रहा है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु सामने बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया? आभासी। आभासी में केवल एक ही कंडीशन होती है, जब जब वस्तु जो है ध्रुव पी और फोकस एफ यानी पी और एफ के बीच में रख दी जाए तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। लेकिन बाकी मैं आपको बता देता हूं। जब अवतल दर्पण की बात हो रही है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, याद रखना, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, और दर्पण के सामने बनता है। जैसे जैसे वस्तु दूर पास आती रहती है प्रतिबिंब उसका बड़ा बनता जाता है जब तक। और वक्रता केंद्र पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, याद रखिएगा। और वस्तु अगर फोकस पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये सब वास्तविक घटनाएं हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु जो है मतलब ध्रुव पी और फोकस के बीच में आ जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन याद रखना है कि अगर अवतल दर्पण में आभासी सीधा बिंब बन रहा है तो दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में रहेगा। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस के 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभव है, यानी ध्यान दीजिएगा माइनस में है दूरियां। अगर फोकस दूरी माइनस में होती है तो वह अवतल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा। ये याद रखना है आपके लिए। अगर ये प्लस होगी तो वह उत्तल लेंस होगा और उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ बात कर रहा है दोनों अवतल होंगे, पहले ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि अगर ये प्लस में होती फोकस दूरी तो दोनों उत्तल होते और ये माइनस में है तो दोनों अवतल हो जाएंगे। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है कि किसी शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब जैसे कि हम किसी किताब में पढ़ रहे हैं या कॉपी में पढ़ रहे हैं तो वो शब्दकोश है, ठीक है, हमारा डिक्शनरी कह सकते हैं आप, में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर हमें पढ़ना है, पास में वस्तु रखी है यानी डिक्शनरी पास में रखी है तो सदैव जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। पहला काम तो ये है। तो अवतल लेंस अगर है तो काट दीजिए। तो जहां जहां अवतल लेंस है यानी ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, यानी ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, यानी डी और हमारा बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बात आ रही है उत्तल लेंस की। अब उत्तल लेंस में क्या है? यहाँ का है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, यहाँ का है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। यहाँ लेंस की फोकस दूरी बात कर रहा है। तो याद रखना कि जितनी फोकस दूरी कम होगी उतनी ही वस्तुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। किसकी? उत्तल लेंस की, याद रखना। अब यहाँ पर 50 है फोकस दूरी, यहाँ पर कितनी? 10, तो 10 वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्लियर हो गया है? तो याद रखना फोकस दूरी जितनी लेंस की कम होगी उतने ही हमें वस्तु स्पष्ट रूप से, पास वाले उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी, अक्षर साफ साफ दिखाई देंगे। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ कहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो याद रखना सारे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? नेत्र में। वो बनते हैं रेटिना पर, और रेटिना तो नाम दिया ही नहीं यहाँ पर, तो रेटिना का नाम दूसरा होगा, तो हम पता है क्या नाम है? दृष्टिपटल है।
दृष्टिपटल लिख के आ जाए या रेटिना लिख के आ जाए। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। अब कैसा बनता है ये बता दें। तो याद रखना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टे आकार का बनता है, और जो मस्तिष्क में जाता है तो वो सीधा हमें सूचना देता है। तो याद रखना, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो हमें बाद में सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। कहा गया है दो चालक तार जिनके पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ, जिनकी लंबाई तथा व्यास समान है, यानी पदार्थ भी समान है, लंबाई भी समान है, व्यास भी समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा, पहले किसमें, श्रेणी क्रम, चालक दो हैं, ध्यान दीजिएगा, और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन जित किया जाए या जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात पूछ रहा है, ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए बाकी सब चीजें सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब तार का पदार्थ सही है, लंबाई सेम है, तो प्रतिरोध भी समान होगा, और ऊष्मा निकालनी है अनुपात में, तो 1:2 होगी, 2:1 होगा, या 1:4 होगा, 4:2 होगा। तो देखिए सूत्र द्वारा हम हल करते हैं, बताते हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले हीट का जो सूत्र होता है, यानी ऊष्मा का जो सूत्र होता है, वो होता है V इंटू आई इंटू टी, ये सूत्र होता है V इंटू आई इंटू टी। लेकिन यहाँ पर तो R की बात कर रहा है, R, ठीक है, चालक में प्रतिरोध, तो प्रतिरोध I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, ये हो गया V/R। तो H बराबर यहाँ हो गया V, I का मान हो गया V/R और इंटू में T, तो V क्या हो गया स्क्वायर, तो H बराबर हो गया V² T/R। अब हीट का अनुपात चाहिए हमारे लिए, ठीक है, यहाँ बात कर रहा है किसकी, चालक के तार की बात कर रहा है। तो प्रतिरोध एक R1 ले लिया हमने, एक R2, लेकिन दोनों बराबर है कि सब कुछ बराबर, पदार्थ बराबर है। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसा होता है, देखिए पहले बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम में, ठीक है, जो प्रतिरोध होगा मान लीजिए वो है R हमारा, तो दोनों जुड़ जाएंगे R प्लस R, तो कितने हो जाएंगे, R ले लीजिए, ये किसमें, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में लिख दीजिए S बना दिया हमने यहाँ पर, श्रेणी क्रम में हमने यहाँ बना दिया S, श्रेणी क्रम के लिए S ले लिया, एक R कितने हो गए, 2R हो गए, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है हमारा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है। अब समांतर क्रम में ले लीजिए, समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, 1/R, यहाँ S लिया है तो यहाँ हम ले लेते हैं P ले लीजिए, ठीक है, RP, किसमें, समांतर क्रम में, पैरेलल, समांतर क्रम में किसमें, पैरेलल ले लिया हमने, तो क्या है 1/R प्लस 1/R, ये समांतर क्रम में उल्टे उल्टे जुड़ते हैं, 1/P 1/RP बराबर, हर बराबर है, ऊपर जोड़ दिए, एक और एक कितने, 2 बटे में R, हमें RP का मान चाहिए तो घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया RP, यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो गया R/2, ये हमारे पास आ गया श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ठीक है, RS, और ये समांतर क्रम में प्रतिरोध RP L/2, और यहाँ है 2R। अब हमें क्या चाहिए, मतलब ऊष्माओं में अनुपात चाहिए, तो पहली ऊष्मा लेते हैं। देखो ऊष्मा किसके समानुपाती है, जरा देखो R के समानुपाती है, तो पहले जो लेनी है HS, S का मतलब श्रेणी क्रम में ऊष्मा क्या आएगी, ये समानुपाती आएगी किसे, 1/R, ऊपर 1 और नीचे R, 1/RS, श्रेणी क्रम में हो गई। ठीक है, तो HS समानुपाती है 1/RS का मान बताओ, RS का मान कितना है, 2R, ये 2R हो गए हमारे पास। अब देखिए समांतर क्रम में ले रहे हैं, समांतर क्रम में यानी HP, पैरेलल में क्या होगा, समानुपाती होगा हमारे पास में, समानुपाती का निशान लगाइए, 1/RP पैरेलल के लिए, HP समानुपाती, देखिए 1/RP, RP का मान है R/2, तो ये है R/2, तो नीचे का बटा 2 तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हमारे पास आ गया HP समानुपाती कितना, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/R, 2/R ये आ गया हमारे पास में। अब इसका और इसका अनुपात चाहिए हमारे लिए, तो क्या करते हैं, देखिए अनुपात निकालने के लिए भाग कर देते हैं, तो यहाँ देखिए इससे हटा देते हैं, ये तो सूत्र हमने बताया आपके लिए। चलिए अब अनुपात निकालना है हमें, तो यहाँ लिखते हैं अनुपात, ऊपर हमारे पास आएगा HS और नीचे हमारे पास आएगा HP। HS का मान बताइए, देखिए HS का मान है 1/2R, तो ऊपर आएगा 1/2R सॉरी, HP का मान है 2/R, तो 2/R लगाइए यहाँ पे, 2/R, ध्यान दीजिएगा, ये बटेगा ऊपर बटेगा, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल, जो ऊपर का बटे होगा वो कहाँ आएगा, नीचे,
तो ऊपर 1 और नीचे 2 जो है यहाँ पे आगे गुणा होगी तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो कितना आएगा 1:4 आएगा। तो आशा करता हूं कि ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये ऑप्शन है हमारे पास 1:4। जब तार का पदार्थ सेम, लंबाई समान, व्यास समान, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को रखा गया है तो पहला प्रतिरोध दो चालक है तो 2 प्रतिरोध होंगे आर आर। ये पहले श्रेणी क्रम के लिए है यानी कि आर एस निकाल लिया 2 आर। फिर समांतर क्रम के लिए क्या होंगे 1/r 1/r। ये हमने ले लिया तुल्य प्रतिरोध यानी आरपी। आरपी मतलब पहला ले लिया हमने। तो यहाँ पर 1r ये हर बराबर है, ऊपर 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2/r हो गए। उल्टा करेंगे कि हमें तुल्य प्रतिरोध आरपी चाहिए, आरपी का मान उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, आरपी बराबर आ गया r/2। तो हम जानते हैं एच जो समानुपाती किसकी हो रहा है, अभी सूत्र बताया हमने वो है 1/r के। तो 1/r पहले आर एस ले लिया तो एस एच निकाल लिया, एच पी निकाला आरपी ले लिया, यहाँ मान लगाया 2r, यहाँ मान लगाया r/2, तो 2 कहाँ गए ऊपर चले गए तो 2/r हो गए। अनुपात निकालना है तो एच एस ऊपर और एच पी नीचे, भाग कर दिया, मान लगा दिया हमने क्या है एच एस का मान है 2/1/2r और एच पी का मान है 2/r। तो ऊपर का बटे है 2r, नीचे का बटे 2r, तो r से r तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला नीचे गुणा होगी, ऊपर 1 नीचे 2 दूनी 4, तो 1:4 हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा सवाल। अभी 5 हुए हैं, 15 और बचे। देखिए ये सवाल था इसमें, और ध्यान दीजिएगा अगले और बढ़ते हैं। देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये 7 क्वेश्चन तो फिजिक्स के आते हैं यानी भौतिक विज्ञान के 7 आएंगे आपके पास। फिर आते हैं केमिस्ट्री यानी जीव रासायनिक विज्ञान के 6 आएंगे, और फिर जीव विज्ञान के आएंगे हमारे पास 7, जिसमें 1 पर्यावरण का आएगा और 6 प्रश्न जो है वो जीव विज्ञान के आएंगे। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 7 7 14 और 6 20, ये 20 प्रश्न हमारे बहुविकल्पी में आते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए ये छठा प्रश्न और 7वां आएगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से। देखिए यहाँ कहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यानी यंत्र को कहते हैं जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। तो याद रखना कि धारा को उत्पन्न करने वाला जो होता है वो जनित्र होता है, जनित्र यानी जनरेटर, जनरेटर होता है जनित्र। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न फिजिक्स का 7वां और है एक, उसके बाद में केमिस्ट्री शुरू हो जाएंगे रासायनिक विज्ञान के। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही महापक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है ये पूछ रहा है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, बिल्कुल लंबवत नहीं होती, काट दीजिए। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये हो सकता है ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती है, ये काट दीजिए नहीं होती है। अगला आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र, सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये हमारा ऑप्शन ज्यादा सही है। ध्यान दी कैसे, ये एक तार है हमारा धारावाहिक तार, इसके चारों ओर जो है वो क्षेत्र चुंबक होता है इस तरह से, ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इस तरह से। तो इसका केंद्र कहाँ बन रहा है, ये तार इसका जो है केंद्र बना देगी साफ साफ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र होता है या सकेंद्रीय होते हैं वो केंद्र जो है वो तार होता है। तो ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, बिल्कुल सही। अगर ये ऑप्शन ना दिया जाए तो हम ये लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। लेकिन यहाँ सटीक आंसर कौन सा होगा, वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये हमारे पास फिजिक्स के 7 के 7 बहुविकल्पी थे, कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री की ओर यानी रासायनिक विज्ञान की ओर। 6 वो होंगे और 7 होंगे हमारे जीव विज्ञान के। देखिए चलिए ये सरल सरल है, क्यों सरल है, क्योंकि इसमें सवाल वाल नहीं है। तो बढ़ाते हैं, देखिए कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, करता है, इसका पीएच मान क्या होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए अगर नीले को लाल कर रहा है, देखिए नल याद रखना, नल, नल का मतलब नीले को लाल, को लाल, तो ये होगा अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 0 से बड़ा होता है और 7 से कम तक होता है, ये कंडीशन होती है। आगे आते हैं लर्न, लन या लर्न कह सकते हैं। तो ला मतलब लाल, लिटमस पेपर को क्या कर दे, को नीला, तो ये कहलाता है हमारा क्या, क्षार। और क्षार का पीएच मान जो है वो 7 से बड़ा और 14 तक होता है, ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है। अगर नी को या नीले को लाल कर रहा है तो अम्ल है, और लाल को नीला कर रहा है तो क्षार है। अब यहाँ देखिए क्या इनके बीच में 7 के बीच में आएगा, नहीं, क्योंकि ये आएगा यहाँ 7 से बड़ा मान। 7 से बड़ा मान कौन सा है, 8। तो याद रखना 7 जो है वो उदासीन विलीन होता है,
और 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा क्षारीय होता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से बड़ा होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है 8 हमारे लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन यानी O2, क्लोरीन यानी कि Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या हाइड्रोजन H2। तो सबसे पहले आता है जिंक, Zn की अभिक्रिया किससे हो रही है हमारी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया हो रही है। तो क्या होता है यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया भी। तो याद रखना कि जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है, तो उसे हम जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ Zn जो है वो H2 को हटाकर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, ZnSO4। तो यहाँ H2 निकल गया, यानी हाइड्रोजन गैस जो है हमारी निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी बिल्कुल सही होगा। याद रखना जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में H2 ही होता है, इसकी जगह पर जिंक आ जाता है। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो इस प्रकार है, यहां कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन सा? एल्काइन का पूछा है। देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है एल्केन, ठीक है, एल्केन। दूसरा आता है एल्कीन, तीसरा है हमारा एल्काइन, ठीक। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और एल्कीन का होता है, ये दो कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? CnH2n। और एल्काइन जब आता है तो इसमें एक दो n और कम कर, दो और कम कर दिए जाते हैं H, तो CN2H-2। याद रखना इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। एल्काइन क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? एक बॉन्ड वाले, ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कौन होते हैं? ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमें याद रखना है। तो हमें क्या पूछा है? एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा सही है सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आराम से मिल जाए आपको देखने को। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कौन सा वाला? ये वाला है CnH2n-2। ये सूत्र किसका है? सामान्य सूत्र एल्काइन का, ठीक है। और ये किसका होगा? देखो ये है एल, कहाँ गया? ये एल्कीन का। ये किसका सूत्र होगा? एल्कीन का। और ये किसका सूत्र होगा? एल्केन का। तो ये एल्केन का सूत्र है, ये एल्कीन का है, और ये हमारा एल्काइन का है, CnH2n-2। क्लियर हो गया होगा। 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा मेरे कहने पर। अच्छा लगे तो आप जो वीडियो देखना चाहो आप स्वतंत्र हैं, वो देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कहा है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक सूत्र कौन सा है? एल्डिहाइड का पूछ रहा है सूत्र, इनमें से कौन सा है? तो याद रखना हम सारे बताएंगे आपके लिए, ये चार के चारों। लेकिन एल्डिहाइड का क्या होता है? याद रखना एल्डिहाइड का होता है CHO, सिंगल बॉन्ड। इसको लिखते किस प्रकार से? C डबल बॉन्ड ऐसे लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड ऊपर H लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये भी हो सकता है। तो और ये एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 और 3 और 1 के 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाए। तो ये कहाँ किस रूप में लिखा हुआ है? देखो ये हमारा दिख रहा है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ये CHO है। तो इस तरह भी कभी आ जाए CHO, तो ये हमारा जो है कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये याद रखिएगा आप। अब ये किसका होता है? ये हमारा होता है एल्कोहल का ग्रुप। अगर सिंगल बॉन्ड O दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड OH, तो ये एल्कोहल का ग्रुप होता है। और सिंगल बॉन्ड दो बॉन्ड हो गए, C में डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो, या इस तरह लिख दें C डबल बॉन्ड O ऊपर लिख दें, सिंगल बॉन्ड यहाँ कर दें। तो ये जो साइन दिख रहा है आपके लिए, ये कीटोन का होता है। किसका होता है? कीटोन का। और यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल बॉन्ड C, एक तरफ OH और एक तरफ O, या इसको लिख दें इस तरह से COOH। तो ये किसका होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये अम्ल का सूत्र होता है, ये याद रखना। तो ये है हमारा एल्डिहाइड का, ये कीटोन का, और जो हमें सॉरी एल्डिहाइड का ये है, ये हमारा जो है ये कीटोन का हो गया। ये हमारा है वो क्या नाम है? एल्कोहल का। एल्कोहल का सूत्र ये हो गया, ये एल्डिहाइड का है, ये हमारा कीटोन का है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो आशा करता हूं कि चारों हमारे सूत्र समझ में आ गए। ये कोई भी प्रश्न आ सकता है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया कि निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? यानी कौन सी धातु है जो क्या करती है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ये याद रखना है हमारे लिए। मैग्नीशियम और जिंक दोनों, ऑब्लिक या मैग्नीशियम जिंक, या PT यानी कि प्लेटिनम,
या Cu यानी कापर, Hg यानी पारा या मरकरी, पारा या मरकरी दोनों सूत्र एक हैं, पारा भी कहते हैं इसी को, मरकरी भी कहते हैं। तो याद रखना हमारे लिए कि मैग्नीशियम और जिंक जो है वो धातुओं की अम्लों से में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ये याद रखना है हमारे लिए कि जो धातुएं अम्ल अम्ल धातुएं हैं उनमें हाइड्रोजन कौन विस्थापित कर देता है, मैग्नीशियम और जिंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, देखिए यहाँ का है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में, देखो कीटोन आ गया, कीटोन समूह उपस्थित होता है, इसी साइड में देखो दोनों आ गए, एल्डिहाइड भी पूछ लिया गया, कीटोन। अब कीटोन को हमें पता है क्या होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, जहां ये इस तरह लिखा हुआ हो ये कीटोन होता है। अब लग रहा होगा सर ये भी है, लेकिन यहाँ देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे लिए CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कीटोन है नहीं। आगे बढ़ते देखो ये भी है CHO, तो ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, ये भी हटा दीजिए हमारे पास में। ये क्या है देखो COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी हट जाएगा हमारा। तो ये देखो इसके बाद में ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो यही हमारा जो है कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ कह रहा है कि मानव, देखिए मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अब देखिए 7 प्रश्न हो गए फिजिक्स के और 6 प्रश्न हो गए किसके, केमिस्ट्री के, कितने हो गए 13, ठीक है। अब ये बचे हैं देखो 14 से लेके 20 तक, 7 प्रश्न ही है, ये बायोलॉजी के आएंगे आपके लिए। कह रहा है मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, अमाशय, प्लीहा, हृदय या वृक्क। तो उत्सर्जन तंत्र वो होता है, वो हमारी है वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, और किडनी को क्या बोलते हैं, गुर्दा, ठीक है। कौन सा, गुर्दे, गुर्दे कह सकते, गुर्दे क्यों, क्योंकि 2 गुर्दे होते हैं, गुर्दा भी ले सकते हैं, गुर्दा एक होता है और गुर्दे 2। हमारे शरीर में वृक्क 2 पाए जाते हैं, जिनसे जो है छानने का, ब्लड को छानने का काम करता है, और हमारा जो है बाथरूम इसी के रास्ते से बाहर निकलती है। तो सबसे बड़ा यंत्र जो सर्जन का है वो हमारा वृक्क है, यानी कि गुर्दा, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं इसके लिए। तो यहाँ ऑप्शन सही है डी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो इस प्रकार है कि श्वसन प्रक्रम के में, श्वसन यानी सांस लेने के प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरूवेट अणु में विखंडन होता है, माइट्रोकांड्रिया, मैट्रिक्स में या कोशिका द्रव में, ये केंद्र द्रव में या लाइसोसोम में। तो याद रखना जो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरूवेट अणु में विखंडन होता है वो होता है कोशिका द्रव में। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, कोशिका द्रव के अंदर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार दिया गया है कि जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव, ध्यान दीजिएगा कायिक जो भाग है उससे नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। नए जीव का निर्माण हो रहा है तो क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं या खंडन कहते हैं। जब नए जीव बनाए जा रहे हैं तो आएगा पुनरुद्भवन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि नए जीव के निर्माण में क्षमता कहलाती है वो है पुनरुद्भवन, जीवों में, कायिक जनन में, ठीक है, कायिक भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो इस प्रकार दिया गया है कि निम्न में से कौन बीज, लिखा हुआ है कौन बीज में परिवर्तित होता है, यानी बीज जो बन जाता है पूरी तरह से क्या कहलाता है, बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका या परागकण। तो बीजांड की बात, बीज की बात करा तो बीजांड से, बीजांड से क्या बनते हैं, बीज में परिवर्तित, बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑप्शन नंबर है ए सही। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, डीएनए, ठीक है, डीएनए, डीएनए, ठीक है, का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, मतलब होती कहलाती है या कहलाता है, जो सूचना होती है वो क्या कहलाता है, ये कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। तो डीएनए जो सूचना पहुंचाता है वो किसके कारण, लक्षण है, जीन है, जीनोटाइप है या एलील है। तो याद रखना सूचना पहुंचाने का काम करता है जीन, कौन करता है, जीन। किसमें, डीएनए का वह भाग, डीएनए का भाग है कौन, जीन, जो सूचना प्रोटीन संश्लेषण के साथ में सूचना होती है, और सूचना जो है वो पैतृत्व यानी माता पिता से किसमें, बच्चों में जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर है बी सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण की बात कर रहे हैं, कृत्रिम का मतलब होता है जो हम निर्माण करते हैं, या घास के स्थल, मरुस्थल, वन या मानव निर्मित कृषि भूमि। तो वैसे समझ में आ गया होगा मानव निर्मित कृषि भूमि, यानी इस कृषि जो है हम अपने
हिसाब से मानव निर्मित करते हैं। जितने हमें कृषि यूज करनी होती है उसको हम खेतते हैं, जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं और छटाई बुनाई कटाई करते हैं। तो मानव निर्मित जो है वो क्या है, हमारा कृत्रिम मानव निर्मित कृषि भूमि है, ये कृत्रिम पारितंत्र है। बाकी सब प्राकृतिक पारितंत्र है। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में एक बार विजिट कर लीजिएगा, अपने अनुसार जो भी देखना है वो वहां मिल सकता है आपके लिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो है लास्ट प्रश्न इसका, यहाँ का है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है। ये नहीं पूछा पादप हार्मोन्स है, यहाँ पूछा है जो पादप हार्मोन्स नहीं है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या थायरॉक्सिन या जिबरेलिन। तो याद रखना जो थायरॉक्सिन है ये मानव हार्मोन्स है और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ये सब जो है वो हमारे पादप हार्मोन्स हैं। तो पादप हार्मोन्स कौन सा नहीं है, वो थायरॉक्सिन है जो मानव के अंदर पाया जाता है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो या जैसा लिखा हो तो आप कमेंट भी उसमें कर सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोग